इस क्लास को हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भेजे हुए हैं, हम उसके ऊपर हम एक विचार करें। तो 8 मई 2020 की ये ऑनलाइन क्लास हम अब शुरू करने जा रहे हैं। ये हिस्ट्री की क्लास है और हमारी कोशिश यही है कि ऐसी सिचुएशन है, आप जानते हैं कि जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, और आप लोग जो हैं इसके बारे में काफ़ी कुछ जान भी चुके हैं। जो हमारे पीछे एक वो हुआ था और इसको महामारी के रूप में लिया जा रहा है। तो ऐसी बहुत ही ऐसी सिचुएशन है जो कि हमारी दुनिया में ऐसा माना जाता है कि हर 100 साल के बाद ये सिचुएशन आती है। क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो कहते हैं कि 1918 में एक बीमारी आई थी जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू, और या उसको इन्फ्लुएंजा भी हम कहा किया करते थे, और वो भी इससे मिलती जुलती जो है बीमारी थी। और उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस ज़माने का जो वर्ड था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था और वो ख़त्म होने के बाद वो सैनिकों के साथ जो है वो फ्लू जो है वो बढ़ता चला गया था। हालांकि उस टाइम भी यही कहा गया था कि ये दोबारा से फिर से ये जो बीमारी थी ये चाइना से शुरू हुई थी, और उसने उस ज़माने में लगभग विश्व के 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट किया था। वो लोग मारे गए थे। भारत में ये फैली थी और भारत में भी 1.5 करोड़ लोग इससे बीमार पड़े थे, और 50 लाख के आसपास लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो हर 100 साल के बाद ये रेपिटिशन होता है। तो मैं भी हम कह सकते हैं कि ये नेचर की तरफ से ही ये चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि हम जो लोग हैं, मानव समाज, वो कभी भी वातावरण को जो है लेकर ध्यान नहीं रखता है। तो उसको बार बार याद दिलाने के लिए जो प्रकृति है वो हमें आभास कराती है कि भाई जो आप हैं, जो मानव जो हैं, जो आप समझते हैं कि बहुत अधिक ताकतवर हैं, होशियार हैं, आप नहीं हैं, आपको हमारा भी सम्मान करना चाहिए। तो बहुत सारी इसको लेकर धारणाएं हैं। तो इन सब सिचुएशन के चलते हुए ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और सब कुछ जो है वो इस ऑनलाइन क्लासेस के ही टाइम में किया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम फिर से दोबारा से हम जुटे हैं 8 मई 2020 को सुबह 10:30 बजे के आसपास। तो कल जो है हमने आपको जो कुछ ऐसे टॉपिक जो कि पूर्व मध्यकालीन भारत को लेकर और मुस्लिम आक्रमण को जो है अपना लेकर, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी, और कुछ हमने भारतीय सामंतवाद के बारे में भी उन प्रश्नों को लेकर आपको हमने समझाया था। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को, आपके पास मटेरियल बहुत है, सफिशेंट है, बुक्स हैं, और आपके पास हमने ऑनलाइन मटेरियल भी सेंड किया हुआ है, और इंग्लिश में, हिंदी में, और वो बहुत सफिशेंट है। लेकिन आपको उसको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उन उत्तरों को आपने लिखना है। तो सभी बच्चे अपना वीडियो और अपना ऑडियो जो है वो म्यूट कर देंगे, और कोई भी स्टूडेंट जो है वो कोशिश नहीं करेगा कि इसका प्रेजेंटेशन वो करे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आराधना जो गुप्ता हैं वो प्रेजेंट कर रही हैं। मैंने अपना ऑडियो और वीडियो दोनों म्यूट किया हुआ है, तो आप देखें। ठीक है,
तो अब हमने आपको कल अरबों का आक्रमण सिंध पर, उसके क्या प्रभाव पड़े और कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक स्रोत हैं, है ना, कि दैट विच आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री विच डिस्क्राइब अबाउट द इन्वेजन ऑफ अरब और मोहम्मद बिन कासिम ऑन एंड इट्स इफ़ेक्ट। लेकिन सिंध के आक्रमण के ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। फिर हम देखते हैं कि महमूद गजनी आते हैं और वो साम्राज्य वहाँ गजनी में बनता है, जो है अफ़गानिस्तान में। और ये जो लोग हैं ये बेसिकली तुर्की मूल के ये लोग होते हैं, क्योंकि इस्लाम के अपना उदय के बाद मोहम्मद साहब और आगे 4 खलीफाओं के शासन में इस्लाम जो है वो पूरे मध्य एशिया में फैलता है और वो भारत तक पहुंच जाता है। लेकिन महमूद गजनी को जो है इसके लिए सबसे अधिक जो है वो अपना रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। और वो यहाँ आते हैं और उस ज़माने के जो अफ़गानिस्तान के आसपास के जो हिंदू शाइया जो है वो लोगों को, उनके शासकों को वो हराकर, जिसमें अनंतपाल, जयपाल जैसे महान शासकों को वो हराकर वो फिर भारत में आते हैं और पंजाब और गंगा घाटी के मैदानों तक महमूद गजनी चले जाते हैं। और उसके बाद उनका सबसे महत्वपूर्ण जो हमला है वो सोमनाथ पर माना जाता है, जो कि 1025 में वो आते हैं। और इतिहासकारों के उसको लेके बहुत सारे मत हैं, क्योंकि वो अपने भी उदाहरणों में जो महमूद गजनी हैं वो अपने आप को गाजी बताते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इनके हमलों के कारण जो एक राजनीतिक जो स्थिति का अभाव था वो अब सबके सामने भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वो खुल जाती है। और वो ये बताती है कि अब जो मुस्लिम शासन, जिसको हम तुर्क शासन, जहाँ हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं, जो कि आप अपने अगले सेमेस्टर में पढ़ने जो हैं जा रहे हैं, उसके बारे में ये हमने आपको ये बताया था कि महमूद गजनी ने गंगा घाटी तक जो है अपना आक्रमण किया और उसने उन सभी जो छोटी छोटी शक्तियाँ थी उसको उसने समाप्त करके और भारत में एक ऐसी राजनीतिक स्थिति पैदा की कि बाद में हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद मोहम्मद गोरी, जो कि दोबारा से गजनी के शासक वो होते हैं। और मोहम्मद गोरी के साथ क्या समस्या होती है कि वो सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया में जो उनकी राजनीति है वो चल नहीं पाती है। और वो देखते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे जो उदाहरण जो हैं वो खुले हुए हैं ताकि हम अपना शासन स्थापित कर दें। तो मोहम्मद गोरी के आक्रमणों में और महमूद गजनी के आक्रमणों में सबसे बड़ा फ़र्क यही था कि मोहम्मद गोरी ने द्वितीय जो युद्ध हुआ तराइन का 1192 में, उसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को या पृथ्वीराज तृतीय को हराया। और हराने के बाद उन्होंने जो उनका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो महमूद गजनी के जो अभियान थे वो बेसिकली लूट के लिए थे कि भाई लूट लो और अपने लोगों से टैक्स मत लो। और इतिहास की किताबों में यहाँ तक कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर की लूट करने के बाद अगले 3 सालों तक उसने अपने गजनी के लोगों से कोई टैक्स नहीं लिया। तो ये बहुत एक बेसिक फ़र्क था। फिर एक और जो है वो चीज़ आती है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, एक प्रश्न और बनता है मोहम्मद गोरी के आक्रमणों को लेके कि भाई तुर्कों की विजय के प्रमुख कारण क्या थे। और राजपूतों क्योंकि हम जानते हैं कि उस काल में सारे लोग जो हैं वो राजपूत जो हैं वो राजतंत्र इस जो है क्षेत्र के अंदर शासन कर रहे थे। तो बहुत सारे इतिहासकारों के अनेक मत हैं। तो इतिहास में जो हमें हमेशा, ये मैं बार बार ये कहता हूँ
कि आप जब भी कोई उत्तर लिखते हैं तो आपको इतिहासकारों के मतों को आपको ज़रूर उसके अंदर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इतिहास क्या है, वो क्या है कि दिस इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। जो चीज़ें जो हमने रिकॉर्ड की पास्ट में, उसको हम इतिहास कहते हैं। तो जब भी आप कोई उत्तर लिखें तो इसमें आपको विभिन्न इतिहासकारों के मतों का वर्णन जरूर करना चाहिए। तो तुर्कों की विजय के प्रमुख कारणों में हमें आता है कि उनकी सैनिक शक्ति जो थी वो बहुत अच्छी थी, और जो उनकी कैवेलरी थी, जिसको हम घुड़सवार सेना कहते हैं, वो बहुत बेहतर थी राजपूतों के मुकाबले, और उनकी लड़ने की जो तकनीक, स्ट्रेटजी जो थी, वो राजपूतों से बहुत बेहतर थी। तो हमें ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि राजपूत जो हैं वो वीरता में किसी से कम थे, लेकिन हालात जो थे और तुर्क सेना की जो सैनिक दृष्टि थी वो बहुत अधिक शक्तिशाली थी। फिर कुछ इतिहासकार जो हैं अनेक दूसरे कारण भी देते हैं कि सैनिक शक्ति तो थी उनकी, लेकिन भारतीय समाज बहुत अधिक क्या नाम बटा हुआ था, और यहाँ पर जाति व्यवस्था थी। गाँवों के और शहरों के बाहर छोटी जातियों के लोग रहा करते थे, और वो मुसलमान जो धर्म था, इस्लाम जो था, वो उसकी सामाजिक एकता के कारण वो मुस्लिम बने। लेकिन इन तथ्यों में कोई ज़्यादा दम लगता नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कि जब तुर्कों का भारत पर आगमन हुआ होगा, तो हम मान सकते हैं कि जो मुसलमान बने जो लोग, या जो छोटी जातियों से जिन लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट किया, वो कोई इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो तुर्क सेनाओं का कोई साथ दे पाते। हाँ, ये ज़रूर है कि सामाजिक स्थिति, जिनको हम शूद्र या जो बहुत नीची जाति, अंतजय हम कह रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। लेकिन ये मान लेना कि वो लोग बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान बने। अब जैसे इरफान हबीब जैसे इतिहासकार, एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, क्या नाम, मध्यकालीन भारत के, और वो अलीगढ़ जो स्कूल है इतिहास का, वो उसके बारे में वो कहते हैं कि इस्लाम ने छोटी जातियों को, निम्न जातियों को समानता का जो है उन्होंने एक ऐसा पैमाना दिया, और इसलिए जो है वो तुर्क थे वो जीते। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम इतिहास को किसी एक एंगल से, या हम किसी एक धारा से कभी भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर रहा कि सामाजिक जो दृष्टि से जो स्थिति थी निम्न जातियों को, जिनको हम शूद्र या अंतजय जातियाँ कहते हैं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। लेकिन ये कहना कि इसके प्रभाव में जब लोग मुसलमान बन गए तो उनको समानता मिली, वास्तव में ऐसा, अगर हम ऐतिहासिक तौर पे देखें, वास्तव में ऐसा नहीं था। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जाति प्रथा भी अनेक प्रक्रियाओं से गुजरी। कई बार तो बहुत ज़्यादा वो कठोर हुई कई क्षेत्रों में, लेकिन कई क्षेत्रों में वो इतनी कठोर नहीं हुई। अगर हम, क्योंकि जाति प्रथा को एक दृष्टि से देखना वो मध्यकालीन या आधुनिक काल में भी वो संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें कि पंजाब में, जैसे हम कहते हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपना आक्रमण हुए, ये मुस्लिम आक्रमणकारी, वो पंजाब से आए, तो वहाँ कोई जाति प्रथा वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। क्यों? क्योंकि अनेक तरह के लोग उसके साथ जुड़ते रहे, और ब्राह्मणों का प्रभाव समाज पर कम रहा। लेकिन अगर हम देखें बिहार और यूपी में आज भी जाति प्रथा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये कह देना कि छोटी जातियों ने बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म ग्रहण किया, और उसके कारण राजपूतों की हार हुई, इस तथ्य में कोई ज़्यादा दम नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि क्योंकि अगर हम ये मान ले, तो हम ये पूरे मध्यकाल में देखते हैं कि जो मुसलमान छोटी जातियों से मुसलमान बने, उन्हें कोई बहुत ऊंचे स्थान तुर्की या
मुग़ल प्रशासन में कोई ज़्यादा ऊंचे उनको पदवी नहीं देगी। तो कहने का ये मतलब है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर विवाह के भी संबंध तुर्कों और मुग़लों में हम देखें पूरे मध्यकाल में, आगे आपको बताएंगे, तो विवाह के संबंध जो मुस्लिम शासकों ने वो राजपूतों के साथ बनाए, क्योंकि राजपूत जो थे वो भारतीय समाज में उच्च वर्ग माने जाते थे, और तुर्क शासक और मुग़ल शासक वो अपने आप को बहुत उच्च मानते थे। तो जो वैवाहिक संबंध भी थे वो उन्होंने छोटी जातियों के साथ, क्योंकि हमें कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि मुसलमान शासकों ने छोटी जातियों के जो मुसलमान कन्वर्ट हुए थे उनके साथ बड़े पैमाने पर उन्होंने विवाह किए। विवाह कहाँ हुए? वो सिर्फ राज परिवारों में हुए। तो ये इतिहास को अनेक तरह की भ्रांतियों से हमको बचना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि हो सकता है कि कुछ वर्गों ने ये सोचा हो कि हमारे साथ जो इस तरह की काफ़ी बातें हो रही हैं जाति के आधार के ऊपर, अगर हम मुसलमान बन जाएंगे तो शायद हमारी स्थिति में सुधार हो जाए। लेकिन वास्तव में सामाजिक स्थिति में तो सुधार जरूर हुआ, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में हमें कोई भी सुधार होता नहीं दिखता। तो ये कहना कि मुसलमानों के कन्वर्जन के कारण तुर्कों और मुग़लों की शक्ति बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी, इस बात में कोई जो है वो सच्चाई हमको नहीं मालूम होती, क्योंकि कन्वर्टेड जो मुस्लिम्स थे भारत में उन्हें कोई ज़्यादा बड़ा स्थान कोई प्रशासन में हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर ये जितने तुर्क शासक थे या मुग़ल शासक थे इनके दरबारों में काम करने वाले जो लोग थे या जो उनके जो साथी थे वो आमतौर पे राजपूत होते थे, और राजपूतों को हिंदू समाज में उच्च जाति माना जाता था। बाकी जो उनके नोबल थे या जो मुसलमानों के जो सेनापति थे वो सभी तुर्क या मुग़ल लोग ही बनते थे, जो कि आसपास के जो क्षेत्रों से ईरान इराक़ के क्षेत्रों से आते थे। तो उन तुर्कों और मुग़लों में जो विदेशी, क्योंकि हमारे यहाँ पर आमतौर पे ये कहा जाता था कि ये कहा जाता था पहले कि मुसलमान विदेशी नहीं थे, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जितने विदेशी क्या नाम अंग्रेज़ थे उतने ही विदेशी मुसलमान भी थे, क्योंकि हम पूरे मुग़ल काल या तुर्की शासन में हम ये पाते हैं कि 10% से ज़्यादा कोई भी कन्वर्टेड जो मुसलमान थे, है ना, वो मुसलमान कभी भी ज़्यादा ऊंची पोजीशन या ऊंचे अपना पदों पर वो कभी भी नहीं पहुँचे। तो जब जो ऑफिशियल क्लास है वो सारी बाहर से आ रही है, तुर्क आ रहे हैं, तुरानी आ रहे हैं, ईरानी आ रहे हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि उससे कोई भारत के जो लोग कन्वर्ट हुए उन मुसलमानों को कोई ज़्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि तुर्क और मुग़ल अपने आप को रेशली जो है वो सुपीरियर समझते थे। और आज भी ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें बहुत सारे कारणों से हमको नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि आज भी जो भारतीय जो मुसलमान हैं उनको अरब देशों में कोई समानता नहीं दी जाती है। चलिए हम इस इशू में ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, हम अपने वापस सिलेबस की तरफ लौटते हैं। तो तुर्कों की विजय के बहुत सारे कारण थे, तो उसको भी हमने यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कस। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब मध्यकाल में आएंगे हमें बस यही है कि अगर हम 4-5 बातों को देखें कि तुर्कों की प्रमुख विजय के क्या कारण थे, तो पहला कारण ये मान सकते हैं कि सैनिक दृष्टि से
तुर्क जो थे वो राजपूतों से बेहतर थे, उनकी लड़ने की जो तकनीक थी वो राजपूतों से बहुत अच्छी थी। दूसरा, सामाजिक तौर पर जो तुर्क थे ये जो आए वो पूरी तरह से संगठित थे, क्योंकि उनमें जो भावना थी धर्म को लेके, इस्लाम को लेके, वैसी भावना हम भारत के जो हैं क्षेत्रों में हम नहीं देखते हैं। और तीसरा, सामाजिक तौर पे जो हमारा समाज था, जिसको हम हिंदू समाज कह सकते हैं, वो हमारा समाज अनेक श्रेणियों के अंदर क्या नाम बटा हुआ था। और ये भावना थी कि युद्ध करने का काम सिर्फ क्षत्रियों का है, और राजपूतों को भारतीय समाज में क्षत्रियों का दर्जा मिला हुआ था। तो इसलिए हम ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि सिर्फ क्षत्रिय जातियाँ ही वो उन तुर्कों के साथ लड़ी और इसलिए उनका पतन हुआ। चौथी बात क्या थी कि तुर्क जब शुरुआती दौर में आए तो जैसे महमूद गजनी या मोहम्मद बिन कासिम शुरू में आए, तो जो भारतीय जो हमारे राजे थे लोकल, वो समझते थे भाई ये लूटपाट करके वापस चले जाएंगे। तो ये जो धारणा थी उससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ। जैसे हम अगर हम बात करें कि पृथ्वीराज की हार में जयचंद जो कन्नौज का राजा था, वो राजपूत गढ़वाल शासक था, उसने जो है जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो उसने अपनी दुश्मनी के कारण जो है जो साथ उसने मोहम्मद गौरी का साथ तो नहीं दिया, लेकिन उसने पृथ्वीराज की मदद भी नहीं की, क्योंकि उसके आपसी झगड़े थे। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी लगभग 1195-96 में 3-4 साल के बाद वो कन्नौज पहुंचते हैं और कन्नौज में वो राजा जयचंद को भी अपना हरा देते हैं। तो चौथा हम एक बड़ा कारण मान सकते हैं कि भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। स्थानीय राजे आपसी झगड़ों में उलझे हुए थे और उन्हें इन बड़े खतरों की तरफ, क्योंकि वो ये समझते थे कि इन्होंने अपना कोई शासन तो बनाएंगे नहीं, साम्राज्य तो बनाएंगे नहीं, तो ये लूटपाट करके चले जाएंगे। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। तो ये प्रश्न इस तरह से डील किया जा सकता है। तो हमें उसमें ज़्यादा कुछ बड़ा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 3-4 पॉइंट को हम 4-5 पॉइंट को हम एक्सपेंड करते हुए हम ये मान सकते हैं कि जो तुर्क थे वो अंत में यहाँ पर अपना साम्राज्य कायम करने में जो है वो रहे। लेकिन हम अगर देखें तो उनको साम्राज्य स्थापित करने में काफ़ी मुश्किलें आई और वो पूरी तरह से जो हैं वो उनको सारी जो हैं शक्तियों से युद्ध करने पड़े, चाहे वो राजपूत थी या दूसरी लोकल शक्तियाँ थी। तो उनको यहाँ शासन स्थापित करने में अगले 200 साल तक संघर्ष करना पड़ा। तो इस प्रश्न को अब हम छोड़ते हैं। अब हम अगर देखें, जैसे सोर्सेस की मैं आपको बात जो है बता चुका था, फिर हमने आपको ये बता दिया था कि गुप्तों का समाज, उनका इकॉनमी, उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन, हम उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। फिर मैंने कल आपको पोजीशन ऑफ वुमेन के बारे में भी किया था डिस्कस। अब एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण आता है कि जब हम गुप्तों के रिलीजन और कल्चर की जब हम बात करते हैं तो हम किस प्रकार उस प्रश्न को टैकल करेंगे, क्योंकि जब हम रिलीजन और कल्चर की बात करते हैं तो ये एक तरह से ऐसा ये है प्रश्न कि जो हमें बहुत तरीके से ये डील करना पड़ेगा। क्योंकि अब हम जानते हैं कि गुप्त काल के पहले भारतीय जो धर्म में बौद्धों और जैनों का बहुत अधिक प्रभाव था। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो थे धर्म, ये मौर्य काल और बाद के जो शासक आए। सर, हाँ जी, तुर्कों के रिलीजन और कल्चर की
नहीं तुर्कों नहीं, गुप्तों, गुप्त गुप्त काल आ गया, तुर्कों वाला प्रश्न छोड़ दिया हमने, ओके गुप्त गुप्त काल आ गया। ओके सर। हम्म, तो हम देखते हैं कि उनका शासन लगभग 5वीं शताब्दी से शुरू होकर और 6ठी शताब्दी की शुरुआत में उनका शासन जो है रहता है। तो उनके धार्मिक अगर हम विश्वासों की हम बात करें तो हम देखते हैं कि गुप्त काल में भारत के में बड़े ही धार्मिक परिवर्तनों की शुरुआत हो चुकी थी। और कुछ इतिहासकारों ने जैसे आर.एस. शर्मा और रोमिला थापर, रणबीर चक्रवर्ती जैसे इतिहासकारों ने इसको ब्राह्मणवाद के प्रभाव को बढ़ने से जोड़कर देखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि अब गुप्त काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म धीरे धीरे जो है वो अपने, हालांकि हम उसको पतन तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो राजाओं का जो आश्रय जो मिलता था, अब जो है वो इस बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मिलना कम हो गया। अब धीरे धीरे ब्राह्मणों का प्रभाव, क्योंकि हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें वर्ण आश्रम धर्म की हमें ये बात करनी होगी और हमें अश्वमेध यज्ञ करने होंगे। तो जब ये दो बातें जब उठती हैं धर्म को लेके, भारतीय धर्म को लेके, तो ये इससे साफ पता चलता है कि ये ब्राह्मणवाद का समाज में प्रभाव बढ़ रहा है। क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म किसी तरह की जाति प्रथा को वो नहीं मानते थे और वो अनिश्वरवादी थे, मीन्स कि वो ईश्वर की सत्ता को भी वो नकार देते थे। तो ये अनिश्वरवादी जो धर्म थे इनका प्रभाव, तो अब क्या था, अब हम देखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ की बात हो रही है, वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है और अवतारवाद की बात हो रही है। अब क्या हो रहा है कि विष्णु जो हैं वो धीरे धीरे इस शताब्दी में वो उनके धार्मिक विश्वास को लेके हो रहा है। क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के बारे में काफ़ी बातें होना शुरू हो गई है। और आज के जो ब्रज क्षेत्र है, जो मथुरा का क्षेत्र है ना, आसपास का सारा मथुरा, गोकुल वगैरह, तो कहते हैं कि वो हम देख रहे हैं कि गुप्त काल में वहाँ पर कृष्ण की पूजा होना शुरू हो गई है। हालांकि हमें कृष्ण का नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि भागवत धर्म जो कि बाद में विष्णु का ही रूप वो हमारे सामने आता है, उस भागवत धर्म की बात होना शुरू हो रही है। फिर दूसरा परिवर्तन हम देख रहे हैं कि इस काल में मठों और मंदिरों का निर्माण भी होना शुरू हो गया है, जिसमें हमें वराह की मूर्ति की स्थापना, वराह क्या थे, वराह एक विष्णु का अवतार थे। और ये कथा थी कि उन्होंने एक सूअर के रूप में अपना अवतार लिया और उन्होंने पृथ्वी को एक बहुत बड़े समुद्र में डूबने से बचाया। तो वो जो हमें इस काल में वराह के मंदिरों के बारे में पता चलता है। उसके बाद कुछ सूर्य मंदिर जो कि गुजरात के और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में वो हमें सूर्य मंदिरों के बारे में भी पता चलता है। तो कहने का ये परिवर्तन है कि समाज में ये धीरे धीरे रिलीजन के अंदर ये परिवर्तन जो हैं वो देखे जा रहे हैं, जिसमें भागवत धर्म और उसकी बात की जा रही है। फिर हम देखते हैं कि ये काल, जैसे कि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, ये साहित्य सर्जन का काल है। तो साहित्य सर्जन के हम काल में देखते हैं कि जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे पुराण, उपनिषद, वेद, इन सब का फाइनल जो कंपाइलेशन है, इनको जो असली रूप दिया जा रहा है वो इसी गुप्त काल के अंदर दिया जा रहा है। तो इस काल में हम देखते हैं कि 4 मुख्य पुराणों के बारे में हमें पता चलता है। वो है विष्णु पुराण, भागवत पुराण,
अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण, इन 4 पुराणों को, तो जब ये 4 पुराणों को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें अनेक तरह की चीज़ें आ रही है और मूर्ति पूजा का भी जिक्र हमको मिल रहा है। क्योंकि आप ये ध्यान रखना कि हमारे